में स्वागत है क्योंकि देखिए कशिश न्यूज़ की तरफ से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। जैसा कि साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे, एजुकेशन कॉन्क्लेव है ये। शिक्षा भी, संस्कार भी, रोजगार भी। साफ तौर पर बिहार राज्य की बात करें तो ये शिक्षा की जननी रही है इस राज्य की, अगर पूरे इतिहास को देखें। और हमारा भी उद्देश्य यही रहा है कि शिक्षा किस तरीके से संस्कार भी दिखाता है, रोजगार भी देता है। तो बस इसी विषय के साथ कशिश न्यूज़ ने ये छोटी सी कोशिश की है इस कॉन्क्लेव को लेकर। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मेरी सहयोगी शिखा भी हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर इस पूरे कॉन्क्लेव का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। शिखा। बिल्कुल, थैंक यू रितिका। और जिस तरीके से आप सब देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत तैयारियां की गई है इस कॉन्क्लेव को लेकर। लगातार तैयारियां चल रही हैं और कई गणमान्य यहां पर पहुंच चुके हैं, कई अभी रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं और उनसे भी आगे इस कार्यक्रम में बातचीत की जाएगी, पूरा विश्लेषण किया जाएगा। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एजुकेशन को लेकर ये खास कॉन्क्लेव रखा गया है। और बिहार की अगर बात की जाए तो लगातार प्रमुखता के साथ कशिश न्यूज़ ने इसको लेकर अपने कदम आगे बढ़ाते रहे हैं और हमेशा से बढ़ाते रहेंगे। और इसी को लेकर, इसी के मद्देनजर, इसी उद्देश्य के साथ आज इस खास कॉन्क्लेव की तैयारी की गई है। शिक्षा को लेकर भी किस तरीके से नए पैमाने लिखे जा सकते हैं, संस्कार भी, रोजगार भी किस तरीके से, क्या परिभाषा है, किस तरीके से मदद मिलेगी इससे, इसको लेकर भी आज आगे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसका फायदा मिल सकता है हमारे बिहार के युवाओं को। जी देखिए, हम लोग शिक्षा को लेकर के ज़्यादा जागरूक है, कशिश न्यूज़ भी शिक्षा को लेकर के ज़्यादा जागरूक है और इसी के तहत हम लोग ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है संस्कार। तो संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है। कभी हम लोग छोटे थे तो संस्कार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। चूँकि जो गैपिंग होती है, गैपिंग में संस्कार गायब हो गया था, जो अब लोग खोज रहे हैं कि संस्कार कैसे आएगा। तो शिक्षा, संस्कार, ये दो शब्द हम लोगों ने लिया है। और उस संस्कार के तहत पहले गुरुकुल हुआ करता था, पहले शिक्षक को हमको याद है कि मैं क्लास करने जाता था तो स्कूल में घुसते के साथ ही जो भी शिक्षक सामने आते थे तो पैर छू करके प्रणाम करते थे। तो वो संस्कार हुआ करता था, वो रिस्पेक्ट हुआ करता था शिक्षकों के प्रति। अब वो कम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, माफी चाहूंगी इस रुकावट के लिए। जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ तो संस्कार हमारे पैर छूने के भी रहे हैं और गुरुकुल का जिक्र आपने किया, ऐसे ही एक गांव में, हमारे गांव में भी एक सरस्वती विद्या मंदिर नाम के स्कूल अभी भी होते हैं, उसमें भी अपने अलग संस्कार के नाम पे नियम कानून रहते हैं। आचार्य जी और देवी जी से बुलाया जाता है, जो आजकल मैम और सर बन गए हैं स्कूल्स में। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था, क्योंकि अब लोग फिर से वही चीज खोज रहे हैं, अपने बच्चों के प्रति चाहते हैं कि वो संस्कार फिर से आ जाए। क्योंकि बीच में के काल जो खंड रहे, उसमें शिक्षक की गरिमा जो है कैसे गिरी, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन गिरी छात्रों के नज़र में, अभिभावक के नज़र में, शिक्षक के नज़र में या फिर संस्थान के नज़र में। लेकिन अब वो गिरावट धीरे धीरे ऊपर की ओर हो रहा है और यानी कि अब गिरावट में कमी आ रही है शिक्षक के प्रति। पहले क्या था, पहले हम लोग देखते थे कि बचपन में एक हमारे शिक्षक होते थे, क्लास टीचर क्लास 1 का जब लेते थे तो पता चलता था कि रूम से निकल रहे हैं, और हम लोग अगर पता चल गया कि वो रूम से निकल रहे हैं और क्लासरूम में घुसने वाले हैं ऑफिस से निकल करके, तो एक पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ करता था। वो स्थिति नहीं है और अब धीरे धीरे हो रही है। और हम कशिश न्यूज़ के माध्यम से ये चाहते हैं कि फिर से वो दौर लौट जाए। हमारी कोशिश उसी की तरफ है और हम लोग चाहते हैं कि वो दौर लौटना चाहिए, जैसे भी लौटे, अगर कन्विंस करके लौटे, न्यूज़ के माध्यम से लौटे या फिर पर्सनली भी। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सदस्य तो 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम लोग के पीछे बहुत सारे सदस्य हैं जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारे लोग लगेंगे। तो क्या शिखा, यही हम लोग का है ना। बिल्कुल सही। एक चीज और, आपने बहुत ही अच्छा बात अभी तुरंत कहा
कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पहले अगर कंपेयर करें अब के ज़माने को और पहले के ज़माने को, तो पहले हम लोग सर वगैरह नहीं बोलते थे, गुरुजी कहा करते थे। हमने बकायदा रामायण भी देखा है, उसमें तो खैर जिस तरीके से गुरु और शिष्य के रिश्ते को दर्शाया गया है। लेकिन आज बहुत बार हम देखते हैं ना कि हमारी टीचर्स जब गुजरते हैं सड़कों पर से, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इग्नोर भी कर देते हैं। मतलब वो ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ वो रिश्ते में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा वाकई है क्या? देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है शिक्षा भी, संस्कार भी और रोजगार भी। शिक्षा जीवन की सबसे मूलभूत पहलू है, उसके बिना कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। शिक्षा है तो संस्कार है, लेकिन अगर शिक्षा और संस्कार से बात नहीं बनती है, रोजमर्रा की ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी एक सफलतापूर्वक जीने के लिए रोजगार भी चाहिए। तो बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है हमारा, शिक्षा भी, संस्कार भी, रोजगार भी। जैसे आपने कहा कि पहले जब शिक्षक जाते थे तो हम लोग सम्मान करते थे, इस सम्मान में थोड़ी गिरावट आई है। इसके लिए थोड़े जिम्मेदार हम लोग भी हैं, और जिस तरह से हमारा परिवेश बदल रहा है। लेकिन क्या है ना रितिका, कि हम अतीत की लकीर को पीटकर हम वर्तमान नहीं बना सकते हैं। 1947 से लेकर अब तक देश ने काफ़ी शिक्षा के मामले में तरक्की की है, बिहार ने भी काफ़ी तरक्की की है। इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी अगुवाई में अभी बिहार में शिक्षा का बजट जो है वो 60,000 करोड़ रुपये का है। बिहार का सकल बजट 2025-26 का 3,17,000 करोड़ रुपये है। उसमें से केवल 60,000 जो बजट है वो शिक्षा का है। तो आप समझ सकती हैं कि हमने पूरे बजट में 20% जो है केवल शिक्षा पे खर्च किया है, और ये कई राज्यों के बजट में से ज़्यादा है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, हम लोगों ने जो अलख जगाने का प्रयास किया है, लोगों के पास ये जाने की कोशिश की है। हम उनको ये बता रहे हैं कि शिक्षा भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए और रोजगार की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में केवल पिछले 2 साल में ही शिक्षा विभाग ने 2 लाख से ज़्यादा टीचर्स की नियुक्ति की है, यानी एक तरीके से नियुक्ति के मामले में रिकॉर्ड बना है। तो मैं बीच में माफ कर रही हूँ आपको, मैं रोक रही हूँ क्योंकि देखिए हम बिहार में हैं। कशिश न्यूज़ ने ये बहुत ही प्यारी सी कोशिश की है बिहार में, पटना में की है। बिहार को देखिए, बिहार राज्य को शिक्षा की जननी कहा जाता है क्योंकि शिक्षा की शुरुआत ही बिहार से। जी बिल्कुल। ज्यादातर IAS, IPS, डॉक्टर साहब सभी को पता है बिहार से ही निकलते हैं। हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास बताइए ना। बिल्कुल, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसी पर मैं आ रही थी। तो जैसा कि आप सभी उसकी कहानी भी जानते होंगे कि वहां से ही शिक्षा की शुरुआत हुई। लेकिन जब बिहार के छात्र छात्रा बाहर जाते हैं तो फिर उन्हें वैसे दृश्य से क्यों सामना करना पड़ता है? अच्छा ठीक है, तुम बिहार से हो, तो ये स्थिति देखते देखते कैसे होता है? रीतिका, एक बात बताओ, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे पटना साइंस कॉलेज मौजूद है। 1979 का सिविल सर्विस का रिजल्ट आया था, गौर कीजिएगा इस बात को। उस 1979 के रिजल्ट में 16 IAS निकले थे, और उन IAS जो केवल ये हमारा पटना साइंस कॉलेज का आंकड़ा है। और आमिर सुबहानी जो कभी बिहार सरकार के शीर्ष अधिकारी थे, वो पटना साइंस कॉलेज के छात्र थे। 1979 के वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो टॉप किए थे। ये हमारे शिक्षा का स्तर था। मैंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी, हम 2004 से 7 की बात करते हैं, वहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में आप समझिए कि 16 लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे। बीच में इसकी संख्या 3 से गिरती गई। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा है, विक्रमशिला है, लेकिन अब जो है हमें सुधार करने की ज़रूरत है। आपका सामना जब तमिलनाडु के बच्चे से होगा, पश्चिम बंगाल के बच्चे से होगा, केरला के बच्चे से होगा, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ एक्चुअली ठहरे हैं। बिल्कुल प्रीतम जी, मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से। राजीव जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी रितिका ने भी कहा कि ये एक मिथ है या पता नहीं क्या है कि हम भी अगर बिहार में तो अभी हम मौजूद हैं, लेकिन अगर दूसरे शहर में जाते हैं एजुकेशन को लेकर, तो वहाँ पे हमें, मुझे और हम सबको, मुझे लगता है कभी ना कभी हमारे जीवन में वो एक फेज आता है, उसका सामना करना ही पड़ता है। शायद तुमने भी सामना किया होगा, या यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जब आप बिहार से बाहर जाते होंगे और मान लीजिए आप जब हिंदी बोलते होंगे, इंग्लिश बोलते होंगे, और अगर आपकी एक्सेंट हिंदी की बहुत अच्छी है, और जब आपको बाद में पता चलता है आपके दोस्तों को कि आप बिहार से हो, एक सवाल जरूर पूछा जाता है, अच्छा आप बिहार से हो? लगता ये सवाल क्यों नहीं, पूछा रितिका, जाता है? और एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ जी। कभी हॉस्पिटल में केरल से आते थे NM और GNM, जी बिल्कुल याद है? वो दौर याद करिए।
क्या तो भाई अब यहाँ नर्सिंग जो स्टाफ हैं वो केरल से इंपोर्ट करके लाए जाते थे, बजाबते उनको बाइज्जत लाया जाता था, ज्यादा सैलरी पे लाया जाता था, उनके लिए अकोमोडेशन हुआ करता था, देना पड़ता था संस्थान को, अगर कोई मेडिकल संस्थान है तो। अब वो दौर तो खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आज अभी सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री आए थे जी, उन्होंने कहा ना कि हम अनुमंडल स्तर पर जेएनएम एएनएम अस्पताल जो है, कॉलेज जो है स्थापित कर रहे हैं, हुआ भी है। स्थिति यह है कि आप यहाँ उठा करके देख लीजिए, शिक्षा का स्तर अगर बात हो रही है तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी तो खैर वो ऐतिहासिक वो है। देती है, हाँ, वो तो ऐतिहासिक है। कई सारे प्रबुद्ध जन भी हमारे बिहार से निकले हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, अशोक सम्राट की बात करें, मतलब यहाँ पर मैं नाम लेने लग जाऊं ना तो वो फेहरिस्त बहुत लंबी होती चली जाएगी। नहीं, फहरिस्त लंबी होगी, उस पे तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि बीच का दौर हम लोग देखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अतीत में जाकर वो उदाहरण पेश करके ये कहाँ तक सही है, हम उसका हवाला तो दे देते हैं, लेकिन अभी जो अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो वहां पे जो एक सर बिहार की छवि देखी जाती है, उसमें किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है? हो रहा है ना, हो रहा है। हम वहीं जा रहे थे, हमने कहा कि इंपोर्ट करके आती थी एएनएम जीएनएम, अब वो दौर खत्म हुआ, अब वो लोग नहीं आ रही हैं। तो वहां एक मैसेज पहले जाया करता था कि भाई बिहार की स्थिति तो ये है कि हम लोग के यहाँ से लोग जबरदस्ती ले जा रहा है नौकरी देने के लिए। अब वो तो नौकरी यहाँ के लोगों को यहीं पढ़ा करके दिया जा रहा है। कुछ प्रीतम बोल रहे हैं। एक बात हम ये कहना चाहेंगे, देखिए हमने हम लोग जब भी बात करते तो हम लोग चले आते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तमिलनाडु एक स्टेट है, बहुत रोल मॉडल स्टेट है। हमारे यहाँ मिड डे मील क्या है, भारत सरकार ने मिड डे मील लागू किया। तमिलनाडु में मिड डे मील जो है वो 1950 से लागू है, और यहाँ के स्कूलों में मिड डे मील पूरे भारतवर्ष के जो भी सरकारी स्कूल हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे मिड डे मील जो है क्लास 1 से 8 तक है। तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट जहाँ पे क्लास 1 से 10 तक मिड डे मील लागू है। उसने कई मामलों में तरक्की की है, हम लोग भी तरक्की कर रहे हैं। कुछ बीच में ऐसे कालखंड आए जहाँ पे प्रीतम आप तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं मिड डे मील को लेकर के, लेकिन आप बिहार को देखिए ना कि हमारा क्या गौरवशाली इतिहास रहा है और हम कहाँ गए थे। नहीं सिखा, एक मिनट हम इसको पूरा कर लें। तो हम लोग लैंड लॉक स्टेट हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज जो थे बंद हो गए हैं, फिर से शुरू होने की स्थिति बन रही है। और तमिलनाडु तो सब कोई जानता है कि हर मामले में वो हम लोग से बहुत हायर है। जी बिल्कुल। लेकिन ये भी तो देखिए कि मिड डे मील हमारे यहाँ शुरू है, बिल्कुल शुरू है। और अब कितने बच्चे स्कूल से बाहर है ये भी तो बताइए। कि अभी पहले क्या था कि स्कूल से 40% तक बच्चे बाहर रहते थे, बच्चे जो स्लम एरिया के या वो तक नहीं जाते थे। आज स्थिति क्या है, 2-3% हो गया है। मुझे याद है 95% एनरोलमेंट है, 95%। हाँ, 95% एनरोलमेंट हो गया ना भाई। तो वो बिहार दिखाइए ना। अब हम लोग उस पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, उस पॉजिटिविटी में जाएंगे तो हम बिहार को अच्छा राजीव जी, एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है पूरे भारतवर्ष में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या मैट्रिक या इंटर की जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ परीक्षा फरवरी के महीने में हो जाती है। 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा होती है। यही बदलाव है, यही बदलाव कर रहा हूँ। 17 से 25 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होती है, और हम लोग मार्च के दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में रिजल्ट जारी कर देते हैं। उस परीक्षा का मैंने आप जो कह रहे हैं, जिस परीक्षा का रिजल्ट ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि देखिए और भी लोग बैठे, उनसे भी एक एक बातचीत करते हैं। और क्योंकि ये उद्देश्य, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो सर सबसे पहले सर एक्सक्यूज मी, क्योंकि देखिए सर ये जो विषय जिस उद्देश्य के साथ इस कॉन्क्लेव को कशिश न्यूज़ के द्वारा आयोजित किया गया है, आपको क्या लगता है ये जो हमारा लाइन है जिस तरीके से लिखा हुआ है, शिक्षा संस्कार भी रोजगार भी, इसको जब आप जोड़ के देखते हैं और अगर बिहार की फिलहाल की स्थिति की बात करते तो आप क्या? ये जो आपने लाइन कहा है, शिक्षा रोजगार भी है और इससे हम लोग को जीविका भी है। पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से, जन्म धरती से मैं आया हूँ। मेरा नाम है सुभाष चंद्र प्रसाद और मैं डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का चेयरपर्सन हूँ। जीरादेई में
हमारा 6 इंच विद्यालय चलते हैं। 10+2 CBSE बोर्ड के एक स्कूल है और 3000 बच्चे हैं। बैठ जाए। डिवाइन पब्लिक स्कूल, डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और सुभाष प्रसाद ITI और डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 5 इंस्टीट्यूशन चलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे। और हमारा कोशिश है कि राजेंद्र, हमारा भी जन्म जीरादेई का ही है और हमारा विजन है कि हम जीरादेई को एक एजुकेशन का हब बनाने का सपना हमारा, और हम कोशिश भी है हमारा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जीरादेई का स्कूल को या उस धरती को एक एजुकेशन का हब बना दें हम। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सर, सभी लोग लाइव देख रहे हैं आपको। बहुत सारा योगदान अभी किया गया आपके तरफ से ही, बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार के अलग अलग राज्य से बच्चे पहुंचते हैं आपके यहाँ पर भी पढ़ने के लिए। उनकी प्रतिभा को देखकर आप क्या बोलेंगे? हम ये कोशिश करेंगे कि गरीब से गरीब बच्चा भी हमारे इस विद्यालय में आके, जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चाहे भोपाल, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर जाते हैं, वो सतुआ भुजा खा के हमारे यहाँ पढ़ के जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि गरीब बच्चों का उत्थान करने के लिए शिक्षा का अलग एक जोत जलाना चाहते हैं बिहार में, जो कि हम बॉम्बे पढ़े लिखे हैं, बॉम्बे में 40 साल रहे हैं और हमारा जन्म धरती है जीरादेई। इसीलिए हम गांव पे आए हैं बॉम्बे छोड़ के। विद्यालय हमारा 10+2 गोरखपुर में भी है, जहां हमारे पास 6000 बच्चे हैं। और मैं अब गांव रहता हूं और मुझे अपने धरती को, मतलब एक सोच है कि एजुकेशन का हम बना दे जहां हमारा जन्म धरती हुआ। मतलब ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार के बच्चे बड़े होके IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनते, तो वो जीन बचपन से ही होती है उनके अंदर। जी, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और मैं एक कोशिश करूंगा कि वो प्लेटफॉर्म देने के लिए गरीब से गरीब, जैसे उदाहरण में ले लीजिए सोनू यादव को, जो आज LN में पढ़ रहा, कैन यू रिकॉग्नाइज? वैसे ही हम भी चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा IAS बने, IPS बने और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कहीं भी कोई भी देश में जाए, कोई भी स्टेट में जाए, वो हमारा बिहार का नाम का रोशन करे। थोड़ा सा हमको बिहार से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता तो मैं बहुत कुछ कर जाता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप योगदान दे रहे हैं, हमारी भी कोशिश रहेगी कि आपको भी और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। आप दोनों ने भी सुना कि सर ने कहा स्पेशली वो बॉम्बे छोड़ के वो गांव पहुंचे, और मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ पाएँ और बहुत ही पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वो पढ़ पाएँ। शिखा। बिल्कुल बिल्कुल रितिका, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। सभी लोग यहाँ पर आकर और चार चांद लगा रहे हैं इस कॉन्क्लेव में। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, रोजगार भी, शिक्षा भी, इसकी बात हो रही है बिहार में, चूंकि हम अभी उपस्थित हैं। ऐसे में शिक्षा की अगर बात की जाए तो अलग अलग परिभाषा और अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं अगर बिहार से हम अन्य राज्यों में जाते हैं। आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरी विद्यालय है जयमाला शिक्षा निकेतन कटिहार में, 10+2 एफिलिएटेड है और मैं उसका चेयरमैन हूँ। निश्चित रूप से आप लोग का जो एजुकेशनल क्लेव है बहुत शानदार कार्यक्रम है, और आप जो इसका टॉपिक रखे हैं एजुकेशन, संस्कार एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों बहुत अच्छा है। और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो है राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा ही। जैसा आप लोग बता भी रहे हैं कि हम लोग भी जानते हैं, हम लोग को बिहार पर गर्व है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पूरे देश में जो है अव्वल रहा है। ज्ञान की धरती बिहार को कहा जाता है। उसी को हम लोग चाहते हैं कि सतत रूप से
ये बरकरार रहे। जैसे अभी आप लोग बोले कि बच्चे जो है पहले पैर छू के प्रणाम किया करते थे, आज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करता, ऐसा नहीं है। हम लोग मेन है डिसिप्लिन ही, संस्कार में ही फोकस करते हैं। यदि बच्चे में संस्कार होगा वह भविष्य में अपना प्लेटफॉर्म चुन ही लेगा। उनका एक जीवन का लक्ष्य हम लोग निर्धारित करवाते हैं कि आपको जीवन में करना क्या है। और अपने जीवन के लक्ष्य यदि आप वो निर्धारित कर लिया तो उसी लक्ष्य के अनुसार हम लोग उसको गाइडलाइन करते हैं। परिणाम ये होता है कि आज देखिए देश के विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षा स्टेट लेवल पर विद्यालय के बच्चे सफल हुए हैं। आप लोग दिखा भी रहे हैं, अपने बैनर में लगा हुआ है कि एनडीए, आईआईटी, नीट, ये सब प्रतियोगिता परीक्षा में जो है प्रत्येक साल विद्यालय से बच्चे निकलता है। तो ये तभी संभव है जब उसमें संस्कार होगा, और यदि संस्कार आ गया तो एजुकेशन नेचुरली वो इजीली प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, शिक्षा को लेकर तो तस्वीरें जो है वो अलग अलग आती हैं जब हम बिहार से बाहर निकल के जाते हैं, लेकिन ऐसे में संस्कार पर भी खास फोकस हमने किया है। संस्कार को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव जो थॉट है वो लोगों के माइंड में है अभी कि हाँ ठीक है, जो अभी थोड़े बहुत संस्कार बच गए हैं वो बिहार में देखने को मिल जाते हैं। जरूर मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स they have basically they have all those feelings within them, and they really want to improve upon them also. Students really work hard, and I have been in Bihar almost for 13 years. What I have noticed is the students here are really hardworking. They respect their parents, and they have that strong desire to improve in life. That is why they perform very well in IAS and all the top exams. They perform well because they have that hard-working nature in them, and I surely believe that that nature is in them. बिल्कुल रितिका, तो देखिए चाहे मेहनत की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, बिहारी लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है ये। बिल्कुल, प्रीतम के पास वापस लौटती हूँ। प्रीतम, बिहार को लेकर अगर बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को संस्कार सिखाने की जरूरत नहीं है, उनके जीन में होता है। बच्चे जन्म लेते हैं, वो संस्कारी बन के ही जन्म लेते हैं। उन्हें पता होता है कब कहाँ कोई बड़े हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से पेश आना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा रितिका। देखिए, विषम परिस्थितियों में संघर्ष के साथ बिल्कुल अलग मुकाम हासिल करना ये हमारे खून में है। हमारा जो बिहारीपन है वो उसमें मौजूद है। ये हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में बेहतर काम किया है, और शुरू से लेकर आज तक, जब से 1947 से लेकर आज तक हम देखें तो जिस तरह से सहायता हमें मिलती रही है, उसके बावजूद हमने बेहतर काम किया है। अब जहाँ तक बात है कि बच्चे गुड मॉर्निंग कहें, या बच्चे सत श्री अकाल कहें, या बच्चे नमस्ते कहें, बच्चों में शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। वो गुरुकुल में पढ़े या फिर प्राइमरी स्कूल में पढ़े या फिर निजी विद्यालय में पढ़े, उनमें वो संस्कार होना चाहिए। और ये संस्कार जो होता है वो घर से आता है। घर में अगर माँ पिता बेहतर तरीके से रहते हैं, उनकी परवरिश अच्छे तरीके से हो रही है, पास पड़ोस का माहौल सही बेहतर तरीके से होता है, तो बच्चे में संस्कार आता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे पूरी दुनिया में अगर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अमेरिका से क्यों निकलता है, यूरोप की कंट्री से क्यों निकलता है, वो इसलिए निकलता है क्योंकि वहाँ का परिवेश इस तरीके से है। अब बाबा भीमराव अंबेडकर अपवाद थे, जिन्होंने जो बिल्कुल जो गरीबी से जिया और उन्होंने बहुत बेहतर करके दिखाया। बाबा भीमराव अंबेडकर हर कोई नहीं हो सकता है। सरकार को चाहिए कि ऐसा माहौल तैयार करें जहाँ पे शिक्षा प्रायोरिटी हो, और शिक्षा बिना किसी लाग लपेट के, जिस तरह मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने शिक्षा का अधिकार लागू किया। आज मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा का अधिकार उन्होंने बेहद ईमानदारी के साथ लागू किया, पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है कि वो कोई व्यक्ति था, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे थे, तो वो पढ़ाई की अहमियत समझते थे। तो सरकार को चाहिए कि हम लोग की गुजारिश है सरकार से कि बिना, जिस तरह से पढ़ाई महंगी होती जा रही है, अभी नया सत्र स्कूलों का शुरू हो चुका है, आप देखिएगा वहाँ पे क्या है। बिल्कुल प्रीतम, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि देखिए और भी कई सारे मेहमान हैं हमारे साथ। शिखा, मैं देख पा रही हूँ आपके पास भी सर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। शिखा। बिल्कुल बिल्कुल रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सर मौजूद हैं, चूंकि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं ये, और यूपीएससी की अगर बात होती है तो बिहार की बात वहां पर पक्का होती है। सर से समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा को लेकर और यूपीएससी को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।
दरअसल जो यूपीएससी की बात है और जहाँ तक उस संदर्भ में बात करें तो युवाओं में बहुत एनर्जी है और आज से 1000 वर्ष पहले तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की और उसमें उन्होंने कहा था कि आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थात युवाओं क्या है, युवा जो है ये ऊर्जाओं का भविष्य है। जैसे मार्क्स, देकार्त, कांट तमाम जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि अगर युवा अपनी ऊर्जा को समेट ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। अपनी ऊर्जा को आप संभाल लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ें। बिल्कुल। और आपका एक संस्थान भी है जहाँ से काफी बच्चे आगे बढ़े। हाँ, हमारी संस्था डिस्कवरी आईएएस अकेडमी जो पूर्णिया में संचालित है और वहाँ से जो है लगभग बहुत सारे बच्चे बीपीएससी, यूपीएससी और बिहार एसआई तमाम जगह जो है अभी सेवा दे रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं जिसे मैं निःशुल्क भी शिक्षा दे रहा हूँ। ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा हो या फिर संस्कार हो और यूपीएससी की अगर बात की जाती है तो ये सभी को पता है, जग जाहिर है कि कितना कठिन तप करना पड़ता है एक अधिकारी बनने के लिए। क्या कहेंगे प्रीतम जी? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यूपीएससी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कंसेप्ट था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे पूरे देश के क्रीम जो बच्चे हैं, जो प्रतिभा के मामले में आगे हैं, वो एक संस्था बनाई जाए और वो इस तरीके से परीक्षा ली जाए। तो उसी क्रम में यूपीएससी का स्थापना हुई दिल्ली के स्तर पे और अलग अलग राज्यों में राज्य सेवा आयोग की स्थापना हुई। यूपीएससी जिस तरीके से परीक्षा होती है, अभी भी जो उसके टॉपर निकलते हैं, अच्छा आईएएस हो, आईपीएस हो, रेवेन्यू सर्विस है, रेल सर्विस है, इसकी 4-5 कैटेगरी होती है। हर साल उसके बेहद ही टफ परीक्षा ली जाती है और तब जाके बच्चे वहाँ से 700-800 की संख्या में वो पद होते हैं, तब जाके वो बच्चे वहाँ से, माफ़ कीजिएगा, अभ्यर्थी वहाँ से निकलते हैं और फिर वो अपने ढंग से तैयारी करते हैं। जिस तरह से सीखा कार्य थी यूपीएससी वाकई अपने आप में बहुत ही टफ है। उसमें भाग लेना, उसमें आपको 3 ही चांस दिया जाता है, उससे बैठना, उसके लिए तैयारी करना, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। अच्छा, जो इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग होते हैं वो भी साधारण नहीं होते, वो भी अपने अपने फील्ड के काफ़ी माहिर लोग होते हैं। तो बिहार भी कभी यूपीएससी का गढ़ हुआ करता था। पिछले टाइम में शुभम कुमार थे जो कटिहार के थे, वो यूपीएससी टॉपर थे, लेकिन अब ये संख्या जो है पिछले कुछ सालों में घटी है। घटी इसलिए क्योंकि ये लोग दिल्ली तैयारी करने के लिए जाते हैं, जयपुर जाते हैं, क्या घटी है। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार में पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में संघ लोक सेवा आयोग में बिहार के भी अच्छे दिन आएंगे, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी प्रीतम, क्योंकि देखिए मुझे भी बहुत बार मौका मिला है जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं उनसे बातचीत करने का, तो अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थियों से बातचीत किया है मैंने। लेकिन अगर स्पेशली बिहार के अभ्यर्थियों से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी ये कहते हैं कि बहुत पेशेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, एक बार नहीं अगर क्लियर होता है फिर दूसरे अटेम्प्ट में वापस से खुद को तैयार करते हैं। लेकिन एक जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो बिहार का ही अभ्यर्थी था। उन्होंने कहा था ये पेशेंस मोटिवेशन क्या होता है, जब हम अपने माँ बाप को देखते हैं, जब हम अपने पिता को देखते हैं कि वो कितना ज्यादा संघर्ष करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं, वहीं से मोटिवेशन मिल जाता है। हमें कोई यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होती। आप सभी अग्री हैं? बिल्कुल। आपका आदर्श कौन हो सकता है? आपके माता पिता है, इससे बेहतर कोई आदर्श हो ही नहीं सकता है। दुनिया में महान हस्तियां हैं, उसकी गैलेक्सी है, सीरीज है, लेकिन आपके पिता आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपकी माँ आपके लिए सुबह उठ के खाना बनाती है, तो इससे बेहतर रोल मॉडल पूरे हिंदुस्तानियों के लिए हो ही नहीं सकता है। रोल मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, उसकी एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि आपसे किसी अभ्यर्थी ने कहा था कि ये मोटिवेशन क्या होता है, प्रतिभा, समर्पण, किसी परीक्षा के लिए ये जरूरी होता है कि आप उसमें आपका समर्पण कितना है। तो शिखा रितिका, हम लोग अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हमारे गेस्ट आ रहे हैं, समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले वापस एक बार रुक कर लेते हैं शिखा की ओर, क्योंकि वहाँ पर देखिए मेहमान बैठे हुए। शिखा, वहाँ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए रितिका, हमारे कॉन्क्लेव का थीम ही है जिसमें शिक्षा का जिक्र हो रहा है और ऐसे में हमारे साथ मैम मौजूद हैं जो शिक्षिका हैं। मैम, छोटी सी पहल कशिश न्यूज ने की है, कोशिश की है किस तरीके से शिक्षा और रोजगार और संस्कार की बात हम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैम
मैम सबसे पहले ये बता दीजिए, देखिए आपने भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं, मतलब बिहार की शिक्षा की बात करें तो कैसा लगता है जब बहुत दूर दूर गांव से बच्चे निकलते हैं, पहुंचते हैं और वहां पर पढ़ाई करके बड़े अधिकारी बनते हैं? जी हाँ, मोस्टली बिहार की बात करें तो बिहार में जो बच्चे हैं बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास अभी भी बहुत सुविधा की कमी है पढ़ाई में, ऐसे कि उनके पेरेंट्स जो हैं मोटिवेशन उतना नहीं कर पाते हैं, तो उनको बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको जो बेस है उनका बहुत वीक है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे साथ डॉक्टर मुकुल जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, चूंकि खुद ये डॉक्टर हैं। कैसा लग रहा है सर, एक बिहार में जो शिक्षा है, रोजगार है या फिर संस्कार है, इसको लेकर कशिश न्यूज ने ये खास कार्यक्रम आयोजित किया है? नमस्कार। ये जो विषय है अपने आप में बहुत बलवान विषय है, और वैसे राज्य की ये परिकल्पना हो रही है बिहार, जहाँ सबसे पिछड़े राज्यों में हमारी गिनती होती थी, और ये मंच से विषय आ चुका है कि केरल से ही हम नर्सेज मिलते थे, बाहर से ही हम लेके आते थे, लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 10-15 वर्षों में अब हम लोग नए नए एएनएम और जीएनएम इतने कॉलेज खुल गए कि प्रत्येक अस्पताल में बिहार की बच्चियाँ, बिहार के बच्चे अपनी सेवा दे रहे हैं। आप डॉक्टरों के विषय में देखें तो मुझे विश्वास है कि प्रत्येक जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज बिहार सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं, तो एक जिले में 100 स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज के बन रहे हैं और वो पढ़ के डॉक्टर निकल रहे हैं। तो ये बिहार में जो बाहर से पहले एक होती थी कि हमारी इलाज मुंबई और दिल्ली में ही हम जाके करते थे, वो सारी व्यवस्थाएं अब हमारे बिहार में उपलब्ध हो रही हैं। तो ये शिक्षा के साथ रोजगार भी है और ये एक बहुत अच्छा माहौल में विषय चल रहा है। शिक्षा हो या रोजगार हो या संस्कार हो, इसको लेकर बिहार की जो तस्वीर है लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। रितिका, ओवर टू यू। बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से सर आपने बताया कि अभी भी अगर हम दिल्ली के बीएम्स में चले जाएंगे ना प्रीतम, तो कुछ परसेंट ऐसे डॉक्टर्स आपको मिल ही जाएंगे जो बिहार के हैं, और वो भी बिहार से ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया, यूके, लंदन में करी है। जी बिल्कुल। फिर वो जाके और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं भले ही विदेश से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं बिहार में ही अपनी सेवा दूंगा या फिर मैं भारत में ही अपनी सेवा दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। दिल्ली एम्स हो या फिर भारत में अलग अलग, अब तो राजधानी में भी एम्स के ब्रांच खुल चुके हैं, उससे बिहार के भी डॉक्टर हैं, भले वो पढ़ाई बाहर में कर रहे हैं। देखिए, एक मेडिकल जो है, मेडिकल एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए। हमारे पास अभी 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, और तकरीबन, और इस 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज और कुछ निजी कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, इन सबको मिला के जो हमारे पास सीटें हैं वो जितनी बिहार की आबादी है रीत का, उसके हिसाब से काफ़ी कम है। हमारे पास 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, और कर्नाटक में 1955 में, उस वक्त कर्नाटक में 1955 में 22 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुके थे। 1955, आज से 70 साल पहले। खैर कोई बात नहीं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, लगातार मेडिकल कॉलेज खुले। अब तो बिहार के हर जिले में मतलब कई की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। अब तो समस्तीपुर में, मधेपुरा में, पूर्णिया में, बेतिया में खोला जाना है, सिवान में, छपरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में एक जो उनकी सोच रही है कि शिक्षा और सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य हर बच्चे तक पहुँचे, हर एक शख्स तक पहुँचे, उसके लिए बिहार सरकार ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए, और उसका असर दिख रहा है। जिस तरह हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट है, हमारा नामांकन का प्रतिशत पहले बहुत कम था, आज हमारे, आपको जानना चाहिए कि केवल जो सरकार, हमारी आबादी है 14 करोड़, उस 14 करोड़ की आबादी में से मुश्किल से 2.5 लाख बच्चे ही अब स्कूल से बाहर हैं, बाकी सबका एडमिशन हो चुका है। और सरकार हर साल शिक्षा विभाग 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, फिर बाद में उस समय बढ़ा देती है, उसके लिए विशेष एडमिशन का एक एडमिशन ड्राइव चलती है, उसमें एडमिशन बच्चों का लिया जाता है। अगर बिहार में तो इतना बढ़िया माहौल है कि अगर किसी लड़की ने अगर सिविल सर्विसेज बीपीएससी के केवल एंट्रेंस एग्जाम पास किया, तो पीटी के बाद मेंस के लिए सरकार 50,000 रुपये तैयारी के लिए देती है। ये तो आप बहुत ऊपर की बात करें। अभी बिहार में 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, हमने देखा कि छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, हमारी बेटियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और बिहार सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
उन्होंने भी ऐलान किया, कैश उन्होंने देने की बात कही है और साथ ही साथ दुगुना हो लैपटॉप- गया है वो पिछले साल के बिल्कुल, मुकाबले दुगुना हो गया जी हुआ बिल्कुल। है और साथ ही साथ लैपटॉप देने की बात कही। मतलब साफ तौर पर बिहार सरकार इस सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ा रहा है कि हमारी बेटियां, बेटों की बात तो देखिए हमेशा की जाती है। अब आ गया है समय कि हम लोग अपनी बात को समाप्त करें और फिर शिखा कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रीतम जी आपने और रितिका ने लगातार शिक्षा को लेकर बात की है, बेटियों को लेकर बात की है, सर आप भी देख पा रहे होंगे बदलाव एक बड़े स्तर पर हो रहा है। न सिर्फ बेटे बिहार के बल्कि बेटियां भी बाहर निकलकर एक सकारात्मक तस्वीर दिखा रही हैं बिहार की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और कशिश के इस पहल पे अंदर से जितना आह्लाद है, और मैं बक्सर से आया हूं, बक्सर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और वहां के ग्रामीण क्षेत्र में बक्सर शहर से 15-18 किलोमीटर दूर गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में मैंने अपना एक विद्यालय प्रारंभ किया था 1994 में, अभी भी वो चल रहा है। बेटियों की बात हुई तो मैं एक छोटी कहानी मैं बताता हूं कि उस दौर में 93-94 के दौर में बच्चियों को पढ़ाना, वो अभिभावक इसको बहुत उत्साहित ढंग से ऐसा नहीं करते थे। हमने एक बच्ची को पढ़ाने का कार्यक्रम किया, उसके पिता उस समय उसके पढ़ाई के लिए उन्होंने खेतों को उस पे रखा, उस खेतों को उन्होंने लगान पे दे दिया। वो उस पूरे परिवेश के लिए एक बड़ा हास्यास्पद बात होती थी कि लड़की को पढ़ाने के लिए खेत को गिरवी रख दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि वो मित्र मेरे तो आज कोरोना के बाद नहीं रहे, लेकिन वो लड़की, वो बच्ची जिसे हम लोगों ने वहाँ से पढ़ने के लिए एक प्रेरणा दी, वो आज सिएटल में है और एक बेहतर जॉब प्रोफाइल में है और वैसे 1 बीघा गिरवी रखे खेत के बदले में कई 100 बीघा खेत को पैदा करके अपने घर को वापस करने की स्थिति में है। बिल्कुल सर, आपने तो 94 का जिक्र किया, लेकिन अभी भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो ये तस्वीर देखने को मिलती है। अभी भी मेंटली पेरेंट्स जो हैं वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं है। अभी भी उनका लक्ष्य यही है जीवन का कि 18-19 साल होते होते शादी ब्याह कीजिए, एजुकेशन हो ना हो वो बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। जी, हमारे बक्सर में मैंने देखा, मैं जब बक्सर में इस कार्य में जब मैंने अपने कदम बढ़ाए तो वहाँ पे एक बात होती थी कि विवाह के लिए पढ़ना है। लड़कियों को के पढ़ने का मतलब था कि बस उतना ही पढ़ना है जितना में कि उनका विवाह हो जाए। लेकिन अब ये मिथक टूट रहा है, लड़कियां अब आसमान पे हैं और आगे भी आसमान को छूते रहेंगे। बिल्कुल, और लड़कियां आगे बढ़ रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से, और हम चाहेंगे कि हमारा कॉन्क्लेव में आप सभी हमें सहयोग करें। स्वागत करने के लिए हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं।